बताया अभी। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हम लोग यहाँ डॉक्टर आदित्य जी के आवास पर हैं। आप युवा नेता हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिन्हें लगातार पूरा देश सुनता है, राजकुमार भाटी जी आज 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, 2-3 मसले हैं जिस पर आपसे बात करनी है। एक मुद्दा यह है, चूँकि बिहार में चुनाव है, अभी 4-5 दिन पहले जो बिहार में हुआ, बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रखा है ये कह के कि प्रधानमंत्री जी की माता का कांग्रेस के मंच से अपमान हुआ। तो इसमें सच्चाई क्या है सर? नहीं, एक वीडियो चल रही है, मैंने भी सुनी है वो, और आपने भी सुनी होगी ज़रूर, जिसमें एक आवाज़ आ रही है कि वो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो किसने किया ये स्पष्ट नहीं हो रहा। और आवाज़ से ही लग भी रहा है कि भीड़ में से किसी ने किया है, मंच से किसी पार्टी के सीनियर नेता ने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तो वो बात बोली नहीं है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत प्रवक्ता जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनका, वो ऑन एयर शो में, चलते हुए शो में टीवी पे कांग्रेस के प्रवक्ता की माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। अगर माँ के आप सम्मान में अपशब्द बोलने से ठेस लगी है मोदी जी को या बीजेपी को, तो माँ तो वो भी थी। उस दिन ही इन्हें ऐतराज़ करना चाहिए था, जिस दिन बीजेपी के प्रवक्ता ने चलते हुए शो में, जिसे करोड़ों लोग देख रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए साफ साफ शब्दों में बहुत भद्दी गाली दी। तो अगर माँ के प्रति सम्मान है तो मोदी जी ने ऐतराज़ क्यों नहीं किया और उस प्रवक्ता को क्यों नहीं हटाया? मोदी जी की माँ माँ और बाकी की माँ नहीं है। सवाल तो ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं, किसी भी माँ के लिए खराब शब्द का प्रयोग करना गलत है, और जिसने किया है उस व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन दोनों में एक भेद है कि जो मोदी जी की माँ के लिए अपशब्द प्रयोग कर रहा था उसकी पहचान नहीं हो पा रही स्पष्ट तौर पर, और वो भीड़ में से किसी ने किया है। और जिसने कांग्रेस प्रवक्ता की माँ के लिए अपशब्द प्रयोग किए उसकी स्पष्ट पहचान है, वो बीजेपी का अधिकृत प्रवक्ता है। और जो मोदी जी खुद सोनिया जी के लिए जर्सी गाय बोल चुके हों अपने भाषण में, जो मोदी जी ममता बनर्जी के लिए बंगाल में जाकर दीदी ओ दीदी का संबोधन किया हो, जो मोदी जी एक नेता की गर्लफ्रेंड के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह चुके हों, वो मोदी जी ये जो वो खेल रहे हैं, पीड़ित होने का, अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, तो ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो खाली राजनीति नज़र आती है। अगर ये नैतिकता होती तो जो मैंने उदाहरण दिए हैं इनमें भी मोदी जी वो नैतिकता बरतते। सर, इस समय अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जो गुर्जर पॉलिटिक्स है इस समय बड़ा सर्मा गर्मी का दौर है। हालांकि 2022 की बात करें या 2017 की बात करें तो हमें लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर पॉलिटिक्स दोनों ओर झुकी, एनडीए की ओर भी और इंडिया गठबंधन की ओर भी। तो 2027 में आपको क्या लग रहा है? आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जो आपने एक वाक्य बोला है कि गुर्जर पॉलिटिक्स या गुर्जर समाज दोनों तरफ झुका, ये ही हमारी सबसे बड़ी नुकसान, सबसे बड़ी हानि का कारण है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं, राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि जो समाज सब जगह बराबर बट जाता है उस समाज को कोई पार्टी महत्व नहीं देती, क्योंकि वो मानते हैं इनसे फ़र्क तो पड़ना नहीं है, थोड़े से उधर चले जाएंगे, थोड़े से उधर चले जाएंगे। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में हमने सर्वे कराया, उत्तर प्रदेश के 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट हैं, और हम इस बार गुर्जर समाज को ये समझा रहे हैं कि किसी को हराने के लिए और किसी के जिताने के लिए वोट डालो। जो समाज किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए वोट डालता है उसका ही उसका महत्व होता है, उसकी धमक होती है। और जो बेवजह वोट डालता है, ना उसे किसी के हारने से मतलब, ना जीतने से मतलब, उसे राजनीति में कोई नहीं पूछता। एक मैंने आपका एनालिसिस रिपोर्ट देखी, उसमें आपने, हो सके इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, उसमें मैं देख रहा था कि आपका सर्वे है वो कि 30 जिलों में 120 ऐसी विधानसभा हैं जहां गुर्जर जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में है। वो हरा भी सकता है कि इसको जिता भी सकता है। नहीं, बड़ी संख्या तो मैंने नहीं कहा। मेरा विश्लेषण ये था उस वीडियो में कि 30 जिलों की 122 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट है।
ठीक है नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे पास 10 विधानसभा सीटों से और फ़ोन आ गए खुद कि भाई हमारी विधानसभा आपने जैसे मिल्कीपुर उसमें नहीं थी, मिल्कीपुर में भी गुर्जर वोट है, और कई विधानसभा क्षेत्रों के फ़ोन आए हैं। तो अब वो 132 हो गई हैं, 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट है। और मैंने जो सूची दी है वो सूची यूट्यूब पे, फेसबुक पे मौजूद है। मैं कभी हवाई बात करता नहीं हूँ, फर्जी बात करता नहीं हूँ। मैंने उसमें भी यही बोला और लिखा हुआ बाकायदा। इनमें हमने वो विधानसभा में शामिल की हैं जिनमें 1000 2000 वोट हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इतनी वोट हैं, सब में ज़्यादा वोट हैं या अधिक वोट हैं। उसमें मैंने बताया कि 71 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 10,000 से ज़्यादा वोट है, और 34 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ज़्यादा वोट है। ठीक है नहीं। 1000 से नीचे वाली 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 1,000 तक की भी हमने शामिल की है। लेकिन 132 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें गुर्जर वोट है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और चुनाव में 1,000 वोट भी महत्व रखती है। अगर वो एकजुट होकर पड़े तो कई विधानसभाएं, इस बार हमारे 2022 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटें ऐसी थीं जो 1,000 से नीचे नीचे हारी जीती गई थी, और 80 सीटें ऐसी थी जो 10,000 से नीचे हारी जीती गई थी। तो 1,000 वोट भी महत्व रखती है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा वोट हैं या सब में ज़्यादा वोट हैं। 21 विधानसभा सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जिनमें कभी ना कभी गुर्जर विधायक रहा है। ठीक है नहीं। तो जो आंकड़े देंगे वो उसके सबूत के आधार पर देंगे, तथ्यात्मक देंगे और असली देंगे। मैंने जो सूची जारी करी है उनमें कहीं 2-4 हज़ार फालतू तो निकल आएंगे, एक भी विधानसभा में कम वोट नहीं निकलेंगे जितनी मैंने लिखी है। मैंने कई जगह उन्हें जो काउंटर चेक कर करके कई लोगों से तब लिखी है। एक सर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब प्रिंट मीडिया पे भी, कि जीएसटी का जो स्लैब तय किया है, कुछ जीएसटी घटाई है सरकार ने, तो इसके पीछे क्या वजह है? मोदी जी की सरकार ने वैसे तो हर क्षेत्र में ही जन विरोधी काम किए हैं और देश का बहुत नुकसान किया है, व्यवस्था को बर्बाद किया है। जीएसटी के मामले में पूरी तरह फेल रहे हैं। ये बहुत जल्दबाजी में इन्होंने आधी रात को संसद खोलकर जीएसटी का बिल पास कराया, और जो विपक्ष के लोग सलाह सुझाव दे रहे थे उन्हें हवा में उड़ाते रहे। जो परिवर्तन अब किया इन्होंने, ये सुझाव तो 5-7 साल से दिए जा रहे थे कि जीएसटी में आपने बहुत ज़्यादा जो स्लैब बना, 24% तक जीएसटी लगा दी, और कई चीज़ों पे गलत तरीके से जीएसटी लगाई गई है। वो गलत है, अव्यावहारिक है, उससे सबको नुकसान है और ख़ास तौर से उपभोक्ताओं को नुकसान है, उससे महंगाई बढ़ रही है। अब इन्होंने सुधार किया है थोड़ा, तो सुधार तो ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये सुधार की मांग तो विपक्ष बहुत दिन से कर रहा था। क्या बिहार चुनाव को लेकर किया है? राजनीतिक पार्टियां देखिए, बड़े एक जो कटु सत्य तो ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब कोई निर्णय लेती है तो चुनाव तो उसकी दृष्टि में होते ही हैं। कोई भी सरकार निर्णय लेती है, लोकतंत्र की ये एक अच्छाई भी है, ये कोई ख़राब बात नहीं है कि अगर चुनाव ना हो तो सरकारें तो बहुत तानाशाह हो जाएं। लेकिन अभी भी 18% ज़्यादा है, उसे और थोड़ा और कम करना चाहिए था। एक सर मेरे पास एक पत्र आया, वो ग्राम प्रधान है, एक यहीं रोहटा ब्लॉक पड़ता है अपने यहाँ मेरठ में, इसका एक प्रधान है। तो उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने ये बताया कि पहली बार, कह रहे मैं कई बार प्रधान बन चुका गांव का, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इस वाले इसमें कि डेवलपमेंट का जो पैसा शासन से आता है उसमें कभी टैक्स नहीं लगा। अगर जीएसटी लगती है तो जो कंपनी काम करती है डेवलपमेंट का, उसे वो सब जीएसटी देनी पड़ती है। और इस बार उन्होंने बताया कि चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, अगर एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अगर 1 लाख रुपया शासन से आता है डेवलपमेंट के लिए तो 18% कट जाता है, और वो कहीं गिनती में नहीं होता। हाँ, ये बहुत ख़राब है। ये जो है डेवलपमेंट के पैसे में, पहली बात तो इस सरकार ने कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अधिकारी जब फंड रिलीज करते हैं तब कमीशन ले लेते हैं, फिर ठेकेदार उसमें मुनाफाखोरी करता है, फिर बिल पास करते समय इंजीनियर कमीशन लेता है, फिर उस पर भी जीएसटी लग जाती है। तो जो बजट पास किया जाता है, मान लिया 1 लाख का बजट है, तो उसमें से मुश्किल से ठीक से जो खर्च हो रहा है ग्राउंड पे वो 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है। बाकी तो टैक्स में और कमीशन में और उसमें चला जाता है, रिश्वतखोरी में। तो ये ख़राब व्यवस्था है। दूसरा, इस सरकार का सिस्टम, सरकार ने ये बना दिया है
कि आप भैंस खरीदते हैं तो भैंस पर जीएसटी देनी पड़ेगी, फिर भैंस का दूध बेचेंगे, भैंस के लिए चारा लाएंगे, खल लाएंगे, बिनौले लाएंगे, उन पर जीएसटी देनी पड़ेगी, फिर भैंस का दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे तो उस पर जीएसटी देनी पड़ेगी, फिर उस दूध की दही जमा के बेचेंगे तो दही पे भी जीएसटी देनी पड़ेगी, उस दही में से घी निकाल के बेचेंगे तो उस पर भी जीएसटी देनी पड़ेगी, दूध का पनीर बना के बेचेंगे तो उस पर भी जीएसटी देनी पड़ेगी, उसकी मिठाई बना के बेचेंगे तो भी जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब एक चीज़ पे कितनी बार जीएसटी लोगे? तो ये टैक्स की सरकार बन गई है, टैक्स। और ये राम भक्त बनते हैं, रामायण ही पढ़ लें। रामायण में रामचंद्र जी ने खुद कहा है कि जो सरकार ज़्यादा टैक्स वसूलती है वो सरकार, जनता, उसकी सरकार की जनता बगावत कर देती है जनता सरकार के खिलाफ, तो ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये राम की भी नहीं सुन रहे। 2027 के लिए पीडीए के 3 मुद्दे कौन से होंगे बहुत बड़े? पीडीए के मुद्दे सबसे ज़्यादा जो है, जो एक विकास को अवरुद्ध कर दिया बीजेपी की सरकार ने, नंबर 1, उसे पटरी पर लाया जाएगा। नंबर 2, जो पीडीए समाज के साथ ये अन्याय कर रहे हैं हर चीज़ में, नौकरी में, सिलेक्शन में, ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में, भर्ती में, और यहाँ तक कि मुठभेड़ भी जाति देख देख कर करते हैं। गोली भी मार रहे हैं तो जाति देख के मारते हैं, मुकदमे भी दर्ज करते हैं। तो शिक्षक भर्ती में कितनी बेईमानी हुई है, उस अन्याय को दूर किया जाएगा। जो जिन लोगों को के साथ जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला उन्हें सम्मान दिया जाएगा। और तीसरे, जो बीजेपी ने जो बिगाड़ किया है, संवैधानिक संस्थाएं ख़त्म की हैं और जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया, जैसे प्रेस फ्रीडम ख़त्म की है, बोलने की आज़ादी ख़त्म की है, ये इसमें सुधार किया जाएगा। क्या लगता है कि 2027 में राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा? कोई उम्मीद मुझे दूर दूर तक नहीं लगती। जो हमारा फ़िलहाल इंडिया गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, किसी नई पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और जो पार्टी धोखा दे के गई हो, जो जिसके ऊपर धोखाधड़ी का ठप्पा लग गया हो, इसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वेस्ट यूपी में आपके कौन से एजेंडे होंगे? एजेंडे कौन से? एजेंडा, नहीं, वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा एजेंडा तो गन्ना किसान है। गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जाए, गन्ना मिलों में सुधार किया जाए, गन्ने का भुगतान में सुधार किया जाए, गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। कुछ ज़िलों में दिल्ली के नज़दीक ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, उन किसानों को राहत दी जाए, उनके लिए योजनाएं बनाई जाए। उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते, रोज़गार नहीं मिलते इंडस्ट्री में, उनकी ज़मीन का ठीक रेट नहीं मिलता। ये एजेंडे हैं। और बाकी तो सब संयुक्त पूरे प्रदेश का एजेंडा है। बिजली, पानी, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा नारा रहा है, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। बस लास्ट सवाल है, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर मैं 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिजल्ट की बात करूं तो आपकी पार्टी इस समय इंडिया के 30 नंबर की पार्टी है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ मुख्य विपक्षी दल है। और हमने वो दो देखा, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे या वो विपक्ष में बैठते थे तो बहुत सारे मूवमेंट चलते थे। ऐसा लगता नहीं उत्तर प्रदेश में कि विपक्षी पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है, सड़कों पर कोई बड़ा मूवमेंट चलता हो। नहीं, सड़कों पर लगातार मूवमेंट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से हर सप्ताह जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन एक परिवर्तन ये आया है कि पहले मीडिया दिखाता था विपक्ष को, अब मीडिया दिखाता नहीं है। अब विपक्ष सरकार के गुणगान में ही मीडिया लगा रहता है और फिर ये भी आरोप लगाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो। बाकी आपने जो कहा कि 2 लोकसभा चुनाव के आधार पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है उत्तर प्रदेश की। मैंने देश में कहा। हाँ, नहीं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष बताया नहीं आपने, तो लोकसभा चुनाव के आधार पर तो नंबर 1 की पार्टी है। और हम 37 सीटें जीते, लेकिन 10 सीटें हमें बेईमानी से हराई गई, वरना जनता ने हमें 47 सीटें जिताई हैं। और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से ऊपर सीटें लेके स्पष्ट बहुमत की, 2/3 बहुमत की सरकार बनाएगी। गुर्जर पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुर्जर समाज में एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि गुर्जर समाज के नेताओं ने समाज के लिए काम करने के लिए कुछ नहीं किया, व्यक्तिगत राजनीति की है। गुर्जर समाज में राजनीतिक चेतना की कमी है, राजनीतिक एकजुटता का अभाव है। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। एक जो हमने 132 विधानसभा चिन्हित की हैं, उस एक विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं। और मैंने जिस दिन ये अभियान शुरू किया था उस दिन ये पहले घोषणा ये कर दी थी, और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था कि मैं 27 में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं मांगूंगा,
क्योंकि जो अपने लिए टिकट मांगता है वो केवल अपने टिकट की सुरक्षा में लग जाता है। हम समाज के लिए काम करेंगे और इस बार आपको लगेगा कि गुर्जर समाज विशेष तौर पर राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय, बहुत एकजुट और बहुत जागरूक होकर वोट डालेगा। और कई लोग ये कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि जातिवाद, ये जातिवाद नहीं है। हर समाज के व्यक्ति को अपने अपने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें सही दिशा देने के लिए, सही मुद्दे बताने के लिए काम करना चाहिए। जातिवाद वो है कि अगर हम किसी जाति के खिलाफ बोलें या किसी जाति के खिलाफ अभियान चलाएं। हम तो अपने समाज के लोगों को लगातार ये समझा रहे हैं कि दूसरी जातियों से मित्रता बनाओ, भाईचारा बनाओ, उनसे दोस्ती बनाओ, उनसे प्रेम करो, एकजुटता बनाओ, और नहीं तो अलग थलग पड़ जाओगे। तो जातिवाद नहीं करना चाहिए, सब जातियों को साथ लेकर चलना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। मिहिर सम्राट मिहिर भोज को लेकर यहाँ पूरा गतिरोध है। अभी जयंती थी मिहिर भोज की, तो उस जयंती में चूंकि मुखिया गुजर यहाँ एक जयंती मनाने की ऐलान किया था और पुलिस से उलझा हुई, मुकदमा दर्ज भी हुआ। तो मिहिर भोज को लेकर जो पूरा दो समाजों के बीच टकराव है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मिहिर भोज के नहीं, समाज से कोई टकराव नहीं है हमारा, राजपूत समाज से कोई टकराव नहीं है। राजपूत समाज ने हमारा कहीं विरोध नहीं करा। राजपूत हमारे साथ, हम दादरी में रहते हैं, दादरी में मिहिर भोज की 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। मिहिर भोज के नाम से 7 संस्थाएं हैं। मिहिर भोज इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI, लाइब्रेरी, 7 संस्थाएं हैं। राजपूत समाज हमेशा उनमें शामिल रहता है। मिहिर भोज के नाम पर गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम बीजेपी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, और उन्होंने गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पुतवाई दादरी में। तो जो ये है, ये करनी सेना और बीजेपी का करा धरा है। राजपूत समाज का कोई विरोध नहीं है, ना राजपूत समाज की, गुर्जर समाज की कोई लड़ाई है। और हम इस पर मिहिर भोज वाले प्रकरण पे बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे, उसे उसकी हैसियत बताने का काम करेंगे। 2027 का क्या रिजल्ट आने वाला है? बता तो दिया मैंने, 350 के साथ 350 से ऊपर सीट लेके समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे राजकुमार भाटी जी से, क्योंकि तमाम लोग जब टीवी में देखते हैं तो इनका अपना अंदाज है सवाल जवाब करने का भी, और जब वहाँ डिबेट में बैठते हैं तो डिबेट में अपना इनका अलग अंदाज है और जो पसंद भी है लोगों को। तो आज यहाँ मेरठ में आए थे, इनका पॉलिटिकल दौरा है। आज बातचीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 7 मिनट के लिए। जी नमस्कार।